क्या बोलती हिंदी क्लास, सब बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो मैं हूं आप सभी की बड़ी बहन ज्योति। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हल्दी घाटी। पदखंड से लिया गया इंपोर्टेंट चैप्टर। हर साल इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है और भाई उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में भी देखने को जरूर मिलेगा। तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और पदखंड से लिया गया। और तो आपको पता होना चाहिए कि पद का भाई पैटर्न क्या होता है, जो पद होता है वो किस तरीके से पूछा जाता है। तो पद के पूछने का तरीका क्या होता है, 6 मार्क्स के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो 4 मार्क्स होते हैं हमारे वो तो एकदम कंफर्म होते हैं। जो हमारे भाई 4 मार्क्स होते हैं ना वो हमारे एकदम कंफर्म होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि 2 मार्क्स हमारे संदर्भ का होता है जिसमें कवि का नाम और जो चैप्टर है उसका नाम लिखना होता है। तो 2 मार्क्स हमारे कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, रेखांकित अंश की व्याख्या करना, ठीक है। और रेखांकित अंश की व्याख्या कब तब कर पाएंगे जब आपको अच्छे से चैप्टर आपने पढ़ा हुआ होगा। अगर आप इस चैप्टर की जो लाइनें, इस चैप्टर की जो पंक्तियां हैं अच्छे से आप पढ़े हुए होंगे तो ही आप इसकी व्याख्या कर पाएंगे। तो 4 नंबर हमारे भाई पूरे कंफर्म होते हैं, ना तो कोई घुमा के क्वेश्चन पूछेगा ना ही कुछ। संदर्भ 2 नंबर का और 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या। अब बात आती है 2 नंबर की और, तो 2 नंबर होते हैं वो भी भाई कोई इतना बड़ा बात नहीं है कि कहीं और से पूछ लिया जाए, नहीं। जो वो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है वो इसी से पूछा जाता है। इसमें से किसी भी शब्द का अर्थ पूछ लेंगे या फिर अलंकार पूछ सकते हैं, मतलब ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, फिर मतलब घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वो क्वेश्चन आपको तभी आएगा जब आपको व्याख्या आएगी। तो अगर आपको चैप्टर की व्याख्या आती है तो उससे आपके 4 मार्क्स कंफर्म होते हैं। और अगर आपको चैप्टर का नाम और जो उसके लेखक है वो पता है तो उससे आपके 2 मार्क्स कंफर्म होते हैं। तो 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, तो इसलिए चैप्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर बार की तरह पहले आपको अपने भाई मुंह से हम बताएंगे कि कैसा कैसा क्या है इसमें, उसके बाद लाइन टू लाइन इसकी व्याख्या समझाएंगे, एक एक अर्थ समझेंगे उसका शब्द का, और फिर कैसे आपको अपने एग्जाम में लिखना है ताकि आपको एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। और मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि पद्यांश की जो व्याख्या उसको रटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि रटेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो है नहीं कि पूरा आप एज इट इज जो लाइन मैंने बोली है या फिर एज इट इज जो लाइन किताब में लिखी है वही आपको लिखना है, नहीं। समझिए, अर्थ समझिए, अपने तरफ से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो क्लास होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की बोल, जय बप्पा की। तो उम्मीद भाई आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं श्याम नारायण पांडे जी का काव्य खंड से लिया गया चैप्टर, क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स का कौन सा चैप्टर है, हल्दी घाटी। यहाँ पर युद्ध की बात होती है, किसकी? हल्दी घाटी एक युद्ध है जो मेवाड़ एक प्लेस का नाम है, और मुगलों के राजा, मतलब मेवाड़ के राजा कौन? महाराणा प्रताप, और मुगलों के राजा मतलब अकबर। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध होता है, तो वो हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, है ना। तो इनके बीच युद्ध हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो भी युद्ध था और कैसे कैसे वो लोग युद्ध कर रहे थे, तो पूरा इसी का इसमें पूरी व्याख्या की गई है, ठीक है। तो आराम से समझिए, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको क्या बोलते हैं समझ नहीं आए। तो चलिए फिर, और क्या बोलते हैं भाई कि चैप्टर का नाम हल्दी घाटी और इसके कवि कौन है? श्याम नारायण पांडे जी। इसको याद करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके 2 मार्क्स कंफर्म होते हैं। हल्दी घाटी बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 7 सेट में से, इसको सीरियसली लीजिएगा, मजाक में नहीं। 7 सेट में से 3 से 4 सेट ऐसे होंगे जिसमें आपको हल्दी घाटी देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, इतना चैप्टर हार्ड भी नहीं है कि आपको इसकी व्याख्या समझ नहीं आए, बहुत इजीली सी व्याख्या, बस थोड़ा समझने की जरूरत, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हमारा चैप्टर कौन सा है, घाटी, मतलब 13वां चैप्टर है, क्लास 10th का, यूपी बोर्ड का है भाई, यूपी बोर्ड की क्लास है ये। और कितना श्याम नारायण पांडे जी द्वारा ये लिखा गया है। और चैप्टर क्या है? हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी एक युद्ध का नाम है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कि भाई क्या लिखा है। तो पहले पैराग्राफ में लिखा है कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था जन वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। तो ये कुछ हमारी लाइन। सबसे पहले अर्थ समझेंगे, जो डिफिकल्ट से अर्थ कितना कुछ नहीं है, शब्द सिंपल से शब्द है, नॉर्मली आपको पता ही होंगे। तो जो डिफिकल्ट से होंगे उसका हम आपको अर्थ बता देंगे और 4 लाइन की आपको व्याख्या करके बताएंगे। उसके बाद एक साथ पूरे की व्याख्या बताएंगे। और देखिए आपको व्याख्या सबकी आनी है, एक बार मतलब सुन लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं
कि एग्जाम में आपको पूरी की व्याख्या नहीं करनी है कि आपको पूरा पैराग्राफ दी था तो पूरी की व्याख्या करने लग जाएंगे, नहीं। 2 मार्क्स का ही है, पूरी चाहे 4 पेज भरो, पूरी कॉपी भर दो, मिलने 2 नंबर ही आपको। तो देखिए एग्जाम में क्या होता है कि किसी भी 3 से 4 मोस्टली 4 लाइन में अंडरलाइन कर सकते हैं, तो पूरा कम से कम 10 से 12 लाइन दी जाएंगी आपको, उसमें सिर्फ 3 से 4 लाइन में अंडरलाइन होगी, ठीक है। उसी को बोलते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जिन लाइनों में अंडरलाइन होगा सिर्फ उन्हीं की आपको व्याख्या करनी है और किसी की नहीं करनी। कि आप सोचो कि पूरा करने बैठे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, पूरे मार्क्स दे देगा। तो मार्क्स आपको 2 ही मिलने, चाहे आप पूरे की व्याख्या करो या फिर जितना उसने पूछा है उतने ही करो। लेकिन पढ़ना तो आपको सभी को, क्योंकि पता नहीं है कि भाई किसकी व्याख्या पूछ ले, ठीक है। तो जिसकी पूछे उसका ही करना, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो लिखा है मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा। तो मेवाड़ केसरी मतलब मेवाड़ों का राजा, केसरी मतलब क्या होता है, राजा, और मेवाड़ एक प्लेस का नाम है। तो मेवाड़ केसरी मतलब मेवाड़ के राजा। तो मेवाड़ के राजा कौन है, महाराणा प्रताप। किसकी बात हो रही, जहां पर भी मेवाड़ के केसरी मेवाड़ के राजा की बात, वहां पर हमारे क्या हो जाएंगे, महाराणा प्रताप से हो जाएंगे। तो मेवाड़ केसरी मतलब क्या हो जाएगा, महाराणा प्रताप। समझ में आई बात। तो लिखा है कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। रण मतलब क्या होता है, युद्ध। रण मतलब क्या हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ। तो रण मतलब हमारा क्या हो जाएगा, युद्ध। रण का मतलब क्या हो जाता है, युद्ध। उसके बाद लिखा है वह दौड़ दौड़ करता था, रण मतलब हो जाएगा मान रक्त का प्यासा था। अब यहाँ पर जो ये मान शब्द आया है वो किसके लिए आया है, तो जो मान शब्द है वो मानसिंह के लिए आया। मानसिंह कौन था, कि देखिए जो लड़ाई होती है वो 2 लोगों के बीच में होती है ना। तो जो मानसिंह था वो महाराणा प्रताप का जो विपक्षी दल था, और विपक्षी दल कौन था, मुगल की सेना। तो मुगलों की सेना का वो सेनापति मतलब अकबर का सेनापति था। लेकिन जो मानसिंह है वो पहले हिंदुओं का राजा था, ठीक है, मतलब हिंदू साइड से राजा था, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ हो वो मुगल के साइड हो गया था, ठीक है। और इसी वजह से जो महाराणा प्रताप है वो ज्यादा क्रोधित थे, किसके ऊपर, मानसिंह के ऊपर, क्योंकि वो था तो हिंदू राजा, लेकिन कुछ कारणवश वो मुगलों की सेना के साथ मिल गया था, तो अकबर ने उसको मुगलों का क्या, सेनापति बना दिया था। तो मानसिंह कौन है, मुगल का सेनापति, ठीक है। तो श्यामचंद्र पांडे जी क्या बोलते हैं कि जो महाराणा प्रताप है वो युद्ध को मात्र देख ही नहीं रहे थे, जो सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा था। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो दो लोगों के बीच में युद्ध होता था, तो जो राजाओं की हमारी सेना होती थी तो सिर्फ सेना को भेज दिया जाता था युद्ध करने के लिए, और जो राजा होता था वो दूर खड़े होकर देखता था। लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा नहीं किया। महाराणा प्रताप की सेना तो युद्ध कर ही रही थी, लेकिन महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध भूमि में जाकर के युद्ध कर रहे थे। दोबारा सुनिए कि क्या होता है कि जब 2 लोगों के बीच में युद्ध होता, आपने देखा होगा रामायण में, महाभारत में, जब 2 लोगों के बीच युद्ध होता है तो सिर्फ उनकी सेना युद्ध करती हैं, और जो राजा होते हैं दोनों दल के वो दूर खड़े होकर सिर्फ देखते हैं कि भाई सेना हमारी कैसी, सिपाही हमारे कैसे लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन महाराणा प्रताप ऐसे नहीं थे। महाराणा प्रताप की सेना युद्ध कर ही रही थी, लेकिन साथ में जो हमारे महाराणा प्रताप हैं वो स्वयं बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ रणभूमि में युद्ध कर रहे थे, ठीक है। तो यही लिखा है कि कवि कहता है कि जो मेवाड़ के अर्थात महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध को मात्र देख ही नहीं रहे थे, बल्कि उसमें उत्साह पूर्वक युद्ध भी कर रहे थे। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। वह दौड़ दौड़ कर, क्या, वह दौड़ दौड़ करके पूरे युद्ध को लड़ रहे थे, दौड़ दौड़ करके पूरे में घूम घूम करके युद्ध को कर रहे थे। और वह मानसिंह जो मुगलों का सेनापति था उसके खून के प्यासे थे और उसको मतलब मारने के लिए तैयार थे। समझ में आई बात। तो ये 4 लाइन की व्याख्या हमारे यहाँ पर खत्म होती है। अब आगे क्या लिखा है, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। अब बोलते चढ़कर चेतक पर, चेतक कहाँ, चेतक का मतलब क्या है, घोड़ा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। तो कवि कहता है कि महाराणा प्रताप घोड़े पर चढ़ करके, क्या, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली। तो महाराणा प्रताप घोड़े पर चढ़कर घूम घूम करके मुगलों की सेना को परास्त करते हुए, मुगलों की सेना से युद्ध करते हुए अपनी सेना की रखवाली भी करते थे, ठीक है। और ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था, और वे अपनी मृत्यु को साथ लेकर, मतलब मृत्यु से डरे बिना, मृत्यु से भय रहित होकर के युद्ध कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप ने शिव जी का रूप धारण कर लिया। मतलब जब महाराणा प्रताप मृत्यु से डरे हुए, मतलब अपनी मृत्यु की चिंता किए बिना युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं शिव जी आकर वहां युद्ध कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारी व्याख्या पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ आई होगी। ये तो क्या लिखा है
एक मिनट, अब इसको समझ लीजिए कि इसको एग्जाम में अब कैसे लिखना है ना। तो देखिए है कि प्रस्तुत पंक्तियों में आपको कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है, श्याम पांडे जी हमारे कौन है, कवि। तो प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत लाइनों में, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि जो महाराणा प्रताप है वो हल्दी घाटी के युद्ध को मात्र देख ही नहीं रहे थे, बल्कि स्वयं युद्ध भूमि में जाकर के बड़े उत्साह पूर्वक के साथ, बड़े ही जोश के साथ युद्ध को कर रहे थे। वह दौड़ दौड़ कर युद्ध को बड़े उत्साह से कर रहे थे। और वह मानसिंह जो मुगलों की ओर का सेनापति था, जो मुगल की सेना थी उनका सेनापति था, वह उसके रक्त के प्यासे थे और उसको मारने के लिए वे हमेशा तैयार थे। उसके बाद कवि क्या कहता है कि महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर बैठकर घूम घूम कर मुगलों की सेना से युद्ध कर रहे थे और मुगलों की सेना को परास्त करते हुए, ध्वस्त करते हुए, मारते हुए अपनी सेना की रखवाली भी कर रहे थे। उसके बाद कवि क्या कहता है कि महाराणा प्रताप मृत्यु से भय रहित होकर के, मृत्यु से डरे बिना या फिर मृत्यु को अपने साथ लिए हुए युद्ध भूमि में इस प्रकार युद्ध कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे महाराणा प्रताप ने शिव जी का रूप धारण कर लिया हो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि युद्ध भूमि में जब महाराणा प्रताप जी युद्ध कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं शिव जी आकर के युद्ध कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे इसकी व्याख्या तो देख लेते हैं कि कैसे इसमें। देखिए भाई, डाउट होता है कि क्या काव्य सौंदर्य आता है कि नहीं, तो काव्य सौंदर्य नहीं आता है, बेसिकली नहीं पूछा जाता है। 2019 से पैटर्न हमारा चेंज हो गया है। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य नहीं आता, बस पूछ लेगा। जो 1 नंबर का 2 नंबर का अदर प्रश्न बनता है उसमें पूछ सकता है कि भाई इसमें कौन सी बोली है। मोस्टली पूछा नहीं जाता है, व्याख्या से एक पूछता है क्वेश्चन। तो वैसे याद कर लीजिए कि जो इसकी भाषा है वो खड़ी बोली, कौन सी जो भाषा है खड़ी बोली है, और जो रस होगा वो कौन सा है, वीर है, रस वीर है। ठीक है, ये 2 बात याद कर लीजिए, पूछ सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं व्याख्या में कैसे लिखी है। लिखा है व्याख्या में कि उन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ केसरी अर्थात राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, यद्यपि वह दौड़ दौड़ कर इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो वह मान सिंह जो हल्दी घाटी के युद्ध में मान से शत्रु सेना का नेतृत्व कर रहा था, वे रक्त के प्यासे थे। अर्थात राणा प्रताप का रण कौशल इतना भयानक था कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मान सिंह की सेना पर रक्त प्यासु बनकर टूट पड़े। क्लियर। आगे लिखा है, राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी सेना की रखवाली करते हुए इस प्रकार युद्ध कर रहे थे जैसे मानो अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी भीषण रूप लिए साक्षात महाकाल युद्ध भूमि में आगमका हो। तात्पर्य यह है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब शत्रु सेना का नेतृत्व करता हुआ मानसिक भूमि में राणा प्रताप के सामने आया तो राणा प्रताप ने मानसिक नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी। मतलब ये है कि जो मैंने आपको अभी समझाया है उसको आप अपनी तरफ से अकॉर्डिंग मतलब अपने अकॉर्डिंग भी लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि एज इट इज जो इसमें लिखा है और जो मैंने बताया आप वही लिखे। समझिए कि भाई इसमें क्या कहना चाहे, इसका क्या अर्थ निकल रहा है, उसके बाद अपने आप से बना के लिखिए। बस लिखना ये कोई शर्त ये कि आपको अर्थ लिखना है, इससे कुछ अपोजिट नहीं लिख देना है। ठीक है, तो देखिए भाई लिखा है हल्दी घाटी में रस हमारे वीर से शैली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि। बढ़ते आगे। अब भाई आगे क्या लिखा है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप से काट काट करता था सफल जवानी को। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कवि कि कवि राणा प्रताप अपने किस पर, चेतक पर, चेतक मतलब घोड़े पर, महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर चढ़कर तलवार उठा ली। क्या महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े अर्थात चेतक घोड़े का नाम है, तो महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर चढ़कर तलवार को उठा ली और विरोधियों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। विरोधी कौन, जो मुगल की सेना थी उनको मतलब मारना आरंभ कर दिया। आगे लिखा है राणा प्रताप से काट रखता था भूतल पानी को। तो देखिए इस लाइन का जो अर्थ थोड़ा मतलब बहुत ही डिफिकल्ट निकलता है। क्या हो गया, हाँ, तो देखिए जो इस लाइन का अर्थ है सेकंड लाइन का, उसका क्या अर्थ निकलता है, थोड़ा डीपली में निकलता है कि रखता था भूतल पानी को। मतलब ये है कि वो कहते हैं, कवि क्या कहता है कि जो राणा प्रताप है, जो महाराणा प्रताप है, वो घोड़े पर उन्होंने चढ़ करके तलवार उठा ली और विरोधियों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। तो जो मुगल की सेना है, क्या मुगलों की सेना और मेवाड़ की सेनाओं के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। किस प्रकार चल रहा था कि जिस प्रकार भूमि में, जो भूमि के नीचे पानी में हलचल होने से उफान उठ जाता है। दोबारा सुनिएगा कि जिस प्रकार भूमि में, जो भूमि के नीचे जो पानी होता है उसमें हलचल होने से उफान उठता है और उस उफान से बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है। तहस नहस मतलब बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से
जो महाराणा प्रताप है वह अपनी रक्त बोलते हैं, वह अपनी मातृभूमि या फिर वह अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए उनके हृदय में भी उफान उठ रहा था। क्लियर। तो इस लाइन का अर्थ थोड़ा डिफिकल्ट सा निकल रहा है, तो आप अर्थ समझ लीजिएगा। दोबारा सुन लीजिए क्या निकल रहा है कि कवि कहता है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी। दो लाइनों का अर्थ समझिए कवि इसमें क्या कहना चाहता है, आराम सुनिएगा। तो इसमें कवि कहता है कि महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े पर चढ़कर तलवार को उठा ली और अपने विरोधियों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। विरोधी कौन है? मुगल की सेना। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मुगल की सेना लिख सकते हैं, विरोधियों लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कवि कहता है कि महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर चढ़कर तलवार उठा ली और विरोधियों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। महाराणा प्रताप की सेना मतलब मेवाड़ की सेना और मुगलों की सेनाओं के बीच भयानक भीषण युद्ध चल रहा था। किस प्रकार चल रहा था कि जिस प्रकार भूमि के नीचे पानी में हलचल होने से, भूमि के नीचे जो पानी है उसमें हलचल होने से बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है और उस तहस नहस से बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से महाराणा प्रताप के हृदय में भी अपनी मातृभूमि की रक्षा और अपने मान सम्मान के लिए उनके हृदय में उफान उठ रहा था। किसकी तरह? उसी पानी में जो हलचल होती है ना, सिर्फ उसी की तरह उफान उठ रहा था। ठीक है। तो इसका अर्थ ये निकलता है। अब लिखा राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, और महाराणा प्रताप अपने विरोधियों का, विरोधियों मतलब मुगल की सेनाओं को जो सिर थे उनको धड़ से अलग करते। धड़ मतलब क्या होता है? शरीर। महाराणा प्रताप मुगलों की सेनाओं के सिर को धड़ से अलग करते हुए अपनी जवानी की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे कि मेवाड़ के श्री लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। अब क्या लिखा? सेना मतलब सेना नायक क्या हो जाता है? सेना नायक मतलब जो सिपाहियों का जो सेनापति होता है, मतलब राजा होता है, राजा के नीचे एक हेड होता है, फिर हेड के नीचे हमारे सिपाही होते हैं, तो सेनापति। ठीक है। मतलब मेवाड़ का जो राजा था मतलब महाराणा प्रताप का सेनापति। अब सेना नायक राणा के भी रण देख देख चाह भरे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि महाराणा प्रताप की, जो महाराणा प्रताप इतने उत्साह से इतने क्रोध होकर युद्ध कर रहे थे, तो महाराणा प्रताप के इस रौद्र रूप को देख करके, रौद्र मतलब क्या होता है? भयानक रूप। तो महाराणा प्रताप के इस रौद्र रूप को देख करके सेनापति, क्या मेवाड़ के सेनापति और सिपाहियों में भी क्या होने लगा था? युद्ध का प्रयास बढ़ गया था। भाई देखिए, सोचते हैं कि अगर कोई बंदा हमसे उत्साह से लड़ रहा है तो हम भी सोचते हैं भाई क्यों ना हम भी उसके तरह ही लड़े। तो जो महाराणा प्रताप थे वो राजा थे, बहुत उत्साह से लड़ रहे थे, तो जो सेनापति थे उनके इस उत्साह को देख करके वो भी अपने क्या होता है युद्ध में उन्होंने अपना प्रयास बढ़ा दिया। तो मतलब वो पहले की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा युद्ध में प्रयास करने लगे थे। ठीक है। अब आगे लिखा है कि मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे, और जो मेवाड़ के सिपाही तो जो सेनापति थे उन्होंने भी अब क्या बोलते हैं युद्ध में अपने प्रयास को बढ़ा दिया था और वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते, मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे मेवाड़ क्या बोलते हैं मुगलों की सेना को परास्त करने में। ठीक है। और अब क्या बोलते हैं कि दोने तिगुने उत्साह भरे, जो मेवाड़ के सिपाही हैं अब वो पहले की अपेक्षा दुगुने तिगुने उत्साह से युद्ध को कर रहे थे। क्लियर। ऐसा होता है ना कि जब कोई हमारे साथ जैसे 4-5 लोग हैं, कोई अच्छे से काम कर रहा है तो हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है क्यों ना भाई वो इतने अच्छे से कर रहा है तो मैं भी क्यों ना करूं। तो यही बोला है कि महाराणा प्रताप बहुत ही बड़े मतलब उत्साह से युद्ध को कर रहे थे, तो जो उनके सिपाही थे, उनके सेनापति थे, तो उनको देख करके उनके मन में जिज्ञासा आई, तो वो भी प्रेरित हुए उनसे, वो भी मोटिवेट हुए उनसे कि क्यों ना हम भी भाई राणा प्रताप के तरह युद्ध में अपना पूरा जी जान लगा दे और मुगलों की सेनाओं को परास्त करने में कोई कसर न छोड़े। तो इसलिए बोलते हैं कि दूने तिगुने उत्साह से, मतलब जो मेवाड़ के सिपाही हैं वो अब पहले की अपेक्षा दुगुने तिगुने उत्साह से युद्ध को कर रहे थे। ठीक है। तो ये व्याख्या हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। तो अब देखिए भाई कि कैसे इसको आपको एग्जाम में लिखना है। क्लियर। तो कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, हाँ, तो कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर चढ़कर तलवार को उठा ली और विरोधियों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। महाराणा प्रताप की सेना अर्थात मेवाड़ की सेना और मुगलों की सेना के बीच भयानक भीषण युद्ध चल रहा था। जिस प्रकार भूमि के नीचे पानी में हलचल होने से उफान उठता है और उस उफान से बहुत कुछ तहस नहस, बहुत कुछ नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से महाराणा प्रताप
क्या ठीक उसी प्रकार से महाराणा प्रताप के हृदय में भी अपने मान सम्मान की रक्षा, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उफान उठ रहा था। उसके बाद कवि क्या कहते हैं कि महाराणा प्रताप के इस रौद्र रूप को देख करके, इस भयानक रूप को देख करके मेवाड़ के सेनापति और सिपाहियों में भी युद्ध का प्रयास बढ़ गया था। अब वह पहले की अपेक्षा युद्ध में उन्होंने अपना प्रयास बढ़ा दिया था और वे अपने विरोधियों को संहार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। अंत में कवि कहता है कि महाराणा प्रताप के इस रौद्र रूप को देख करके, इस उत्साह भरे युद्ध को देख करके मेवाड़ के सेनापति और सिपाही भी दुगने तिगुने उत्साह से युद्ध को कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी, इस पंक्तियों में भी हमारा रस कौन सा, वीर हो जाएगा और क्या बोलते हैं, भाषा इसमें खड़ी बोली है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई व्याख्या। व्याख्या इसमें ठीक नहीं लिखी है, वो इसीलिए क्योंकि क्या बोलते हैं कि ये चैप्टर कहीं मिल नहीं रहा था, तो यही मिला था, तो इसमें जैसी व्याख्या वो मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन जो मैं आपको व्याख्या बता रही हूँ वो बहुत ही सरल है। ठीक है, तो आप भाई उसी को समझिएगा। फिर बाकी इसकी व्याख्या देख लीजिए अगर आपको इसी की समझ में आए, क्योंकि पता नहीं भाई किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है। ठीक है, कहाँ गया भाई, क्या है ये सब। ठीक है, देख लीजिए क्या लिखा है कि उक्त पंक्तियों में, मतलब उपरी माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अपने अंदर भूतल में स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य को धारण कर रहे हो, अर्थात युद्ध करते हुए राजा के अंदर असीमित साहस दिखाई पड़ रहा था। वे ऐसा पराक्रमी वीर था जो शत्रु सेना के सिर काट काट कर अपनी जवानी का वास्तविकता परिचय देता था, अर्थात अपनी जवानी के कारण सफलता भी प्राप्त कर रहे थे। राणा प्रताप की सेना के कुशल सैनिक राणा प्रताप का रण कौशल देख देख कर और भी उत्साहित होकर युद्ध कर रहे थे। वे राणा प्रताप के पराक्रम को देखकर दो गुने तिगुने उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। तो यहाँ पर ये हमारी व्याख्या खत्म होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। अब आगे क्या लिखा है, क्षण मार दिया कर कोड़े से। ठीक है, कर मतलब क्या होता है, हाथ। कर मतलब क्या होता है, हाथ। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, कोड़े वो क्या होता है, चाबुक। जानते होंगे आप कोड़े मतलब क्या होता है, चाबुक। देखा होगा बेल्ट की तरह ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा के उसको मारते हैं ना, तो वही क्या बोलते हैं, चाबुक। देखा होगा आपने, एक बेल्ट की तरह जैसे घुमा घुमा के पटाख शॉट देते हैं, तो कोड़े मतलब होता है चाबुक। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। रण कौशल क्या होता है, युद्ध की कला होती है ना, स्किल बोलते हैं कि हर किसी के पास अलग अलग स्किल होते हैं, मतलब युद्ध करने की स्किल थी किसके पास, महाराणा प्रताप के साथ। तो रण कौशल मतलब क्या हो जाएगा, युद्ध करने की कला। तो कवि क्या कहता है भाई यहाँ पर कि क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बड़ी, था सो रक्त पीने का यह, रण चंडी जीव पसार पड़ी। तो क्या अर्थ है इसमें, क्या निकलता है कि इसमें कवि क्या कहता है कि महाराणा प्रताप ने क्षण भर में ही, क्षण भर मतलब थोड़े ही समय में, महाराणा प्रताप ने थोड़े ही समय में विरोधी मतलब मुगलों की सेनाओं को चाबुक मार करके रणभूमि में गिरा दिया था। मतलब क्षण मार दिया कर कोड़े से, मतलब कवि क्या कहता है कि महाराणा प्रताप ने क्षण भर में ही विरोधियों की सेना मतलब मुगलों की सेनाओं को चाबुक से मार करके रणभूमि में गिरा दिया था। रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। अब कवि क्या कहता है कि जो महाराणा प्रताप है वह कभी अपने घोड़े से उतर कर और कभी अपने घोड़े पर चढ़कर अपना युद्ध कौशल दिखा दिखाकर मुगलों की सेनाओं को परास्त कर रहे थे। ठीक है, तो कभी तो वे अपने घोड़े पर चढ़ जाते थे और कभी उतरकर क्या बोलते हैं युद्ध को कर रहे थे। होता है ना कि देखा होगा आपने भाई कभी मूवी वूवी में कि घोड़े पे ऐसे लटक वटक के ऐसे युद्ध युद्ध करते हैं ना, तलवार पर नीचे लटक के ऐसे करके, तो वही बोलते हैं कि कभी तो वो अपने घोड़े से उतर जाते हैं और कभी घोड़े पर चढ़कर। तो वो इस प्रकार युद्ध कर रहे थे अपने युद्ध की कला को दिखाते हुए। तो बोलते कवि कहता है कि महाराणा प्रताप ने क्षण भर में ही चाबुक मार करके विरोधियों की सेनाओं को रणभूमि में गिरा दिया था, और वे कभी घोड़े पर सवार होकर के और कभी घोड़े पर से नीचे उतर करके अपने युद्ध की कला को दिखाते हुए युद्ध भूमि में विरोधियों को आक्रमण कर रहे थे। ठीक है, अब आगे लिखा है कि क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी।
अब महाराणा प्रताप ने अपने हाथों पर तलवार उठा ली थी, उस तलवार से विरोधियों को आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। तो उस समय ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ मतलब भीषण हाहाकार मच गई हो, और उस नरसंहार को, उस हाहाकार को देख करके ऐसा प्रतीत होता था जैसे रणचंडी मतलब क्या होता है, माँ दुर्गा, जैसे माँ दुर्गा की प्यास बुझाने के लिए, क्या माँ दुर्गा की खून की प्यास को बुझाने के लिए महाराणा प्रताप अपने विरोधियों का संहार कर रहे हो। मतलब उनकी प्यास बुझाने के लिए महाराणा प्रताप अपनी मुगलों की सेनाओं को मार रही हो। ठीक है, दोबारा सुनिए क्या कैसे है। ठीक है, कैसे लिखना है आपको कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि महाराणा प्रताप ने क्षण भर में ही, मतलब बहुत ही कम समय में ही मुगलों की सेनाओं को चाबुक से मार, मतलब कोड़े से मार करके रणभूमि में गिरा दिया था। उसके बाद कवि कहता है कि कभी तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर चढ़ करके और कभी अपने घोड़े से उतर करके अपने युद्ध की कौशल को दिखा दिखा करके युद्ध भूमि में मुगलों की सेनाओं से युद्ध कर रहे थे। क्लियर। अब आगे क्या बोलते हैं कि क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी, कि महाराणा प्रताप ने अपने हाथों पर तलवार उठा ली और उस तलवार से सभी का आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तो उस समय इतना बड़ा हाहाकार, इतना बड़ा भीषण युद्ध चल रहा था कि बहुत ही बड़ा शोर मच गया था। तो उस समय ऐसा लग रहा था जैसे रणचंडी मतलब माँ दुर्गा की खून की प्यास को बुझाने के लिए महाराणा प्रताप विरोधियों का संहार कर रहे हो। किसकी खून की प्यास बुझाने के लिए? दुर्गा की। तो दुर्गा की खून की प्यास को बुझाने के लिए महाराणा प्रताप मुगलों की सेनाओं को परास्त कर रही हो। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसकी व्याख्या है। और देखिए तो कैसे लिखा है कि हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में कवि राणा प्रताप के रण कौशल को देखकर चकित है। वह उसके कौशल को देखकर कहता है कि राणा प्रताप इस तरह युद्ध कर रहा था कि कहीं वह शत्रु सेना के हाथ में घोड़े से हमला कर देता तो कहीं घोड़े से उतरकर करने लगता था। उसका घोड़े से कहीं उतरकर और कहीं चढ़कर युद्ध करनी देखना बनता था। ठीक है, आगे लिखा राणा प्रताप युद्ध स्थल में अपनी तलवार से शत्रु सेना पर जिस और हमला कर देता वहीं हाहाकार मच जाता था। शत्रु सेना में इस तरह शोर मच रहा था मानो वहां राणा प्रताप नहीं बल्कि स्वयं महाकाली खड्ग लेकर रक्त पीने के लिए अपनी जीभ पसार कर बढ़ रही हो। मतलब वो जिस तरीके से युद्ध कर रहे थे वहां पर, उस समय ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं काली माँ वहां पर युद्ध कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा व्याख्या पर खत्म हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं कि मैं आगे क्या लिखा है। देखिए इस पूरे चैप्टर में जो हमारा रस हो जाएगा वो वीर रस हो जाएगा, और जो खड़ी बोली है वो हमारी भाषा हो जाएगी। ठीक है, तो भाषा खड़ी बोली है और रस हमारा वीर है, तो ये आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पैराग्राफ की तरफ। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर कभी छूट पड़ा, कट गई बेग से भू ऐसा सोनित का नाला फूट पड़ा। अब हाथी दल क्या होता है? मतलब हाथियों का समूह। हाथी दल क्या होता है? हाथियों का समूह। क्या होता था कि पहले के टाइम में जो बड़े बड़े राजा होते थे तो वो उनके मतलब जो क्या बोलते हैं, जो लोग होते मतलब जो मनुष्य होते हैं उन पर तो युद्ध होता ही था, लेकिन साथ ही साथ में जो जानवर होते से युद्ध हो, क्या बोलते हैं, हाथी हो गए, घोड़े हो गए, इनके मध्य मतलब इनके बीच में युद्ध चलता था। तो वही बोला जो हाथियों का समूह था वो मुगलों की सेनाओं की तरफ से था, मतलब मुगल की साइड से था। तो हाथी का दल मतलब हाथियों का समूह। ठीक है, पवि मतलब होता है वज्र, बहुत ही ज्यादा मतलब कठोर, बहुत ही ज्यादा कठोर। ठीक है, छूट पड़ा मतलब गिर गया, कट गई मतलब यहाँ क्या हो जाएगी? फट गई। ठीक, कट गई का मतलब यहाँ अर्थ निकलेगा फट गई। बेग मतलब हो जाएगा शक्ति। शोणित मतलब क्या होता है? रक्त। शोणित मतलब क्या हो जाएगा? रक्त। तो इसमें क्या बोलते हैं कवि कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा, कि महाराणा प्रताप के प्रहार से, महाराणा प्रताप इस प्रकार युद्ध कर रहे थे तो महाराणा प्रताप के प्रहार से मुगलों की सेनाओं के जो हाथियों का समूह था, मतलब मुगल की सेना, मुगल जो थे तो मुगलों के हाथियों का जो समूह था वो ध्वस्त हो गया, तो मतलब वो मारे गए थे। तो क्या बोलते हैं कि महाराणा प्रताप के प्रहार से मुगलों के हाथियों का समूह, मुगलों के हाथियों का समस्त समूह ध्वस्त हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर वज्र कुछ गिर गया, मतलब बहुत ही कठोर चीज गिर गई हो। कट गई बेग भू ऐसा सोनित का नाला फूट पड़ा। अब वो आगे क्या बोलते हैं, प्रताप की प्रहार की शक्ति को देख करके, क्या महाराणा प्रताप की प्रहार की शक्ति को देखकर, उनकी प्रचंडता को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे धरती फट गई और उससे खून की नदियां बहने लगी हों। क्लियर। तो दोबारा सुनिए क्या बोलते हैं कि महाराणा प्रताप को क्या बोलते हैं, कवि कहता है कि महाराणा प्रताप के प्रहार से मुगलों का समस्त हाथियों का जो समूह था वो ध्वस्त हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन हाथियों के समूह पर वज्र कुछ गिर गया हो, और महाराणा प्रताप के प्रहार की शक्ति को देखकर ऐसा लग रहा जैसे उनकी जो प्रचंडता है, महाराणा प्रताप के प्रहार की शक्ति में इतनी प्रचंडता थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे धरती फट गई हो और उससे
खून की नदियां बहने लगी हों। क्लियर। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना न बीच फेंक बर्छे पर उसको रोक दिया। अब कटाक्ष मतलब क्या होता है? तिरछी दृष्टि। कटाक्ष मतलब क्या होता है? तिरछी दृष्टि करके, जो होता है ना तिरछी दृष्टि करके देखते हैं उसको। अब आगे कभी क्या कहता है कि जो कोई विपक्षी दल का, जो कोई भी विपक्षी दल का सैनिक या सिपाही अपने साहस या पराक्रम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता तो महाराणा प्रताप उस सिपाही को अपनी तिरछी दृष्टि से बीच रणभूमि में रोक दिया करते थे। आगे क्या बोलते हैं कि जो वीर बना न बीच फेंक बर्छे पर उसको रोक दिया। और दूसरी ओर जब विपक्षी दल का कोई भी सैनिक, विपक्षी दल का कोई भी सिपाही अगर अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए युद्ध भूमि में आगे बढ़ता था तो महाराणा प्रताप उसको, बर्छे मतलब क्या होता है? भाला, एक त्रिशूल की तरह होता है, भाला बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वे अपने भाले के प्रहार से उसको बीच रणभूमि में रोक देते। मतलब हर तरीके से यह है कि वो हर तरीके से उन पर हावी हो रहे थे। प्रताप अगर कोई भी मुगल सेना का, क्या कोई भी मुगल का जो सेनापति था, फिर सेना जो सिपाही थे, अगर वो अपने पराक्रम को, अपने बहादुरी को दिखाते युद्ध भूमि में आगे बढ़ रहे थे तो महाराणा प्रताप उनको अपनी तिरछी दृष्टि से वही बीच रणभूमि में रोक देते। और कोई भी अगर विपक्षी दल का सैनिक या सिपाही अपनी बहादुरी से, अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ता तो बीच रणभूमि में ही महाराणा प्रताप अपने भाले के प्रहार से उसको रोक देते। तो ये हमारी इसकी व्याख्या ऐसी है। देखिए भाई, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, तो कैसे लिखना है कि प्रश्न पंक्तियों में कवि का कहना है कि महाराणा प्रताप के प्रहार से मुगलों के हाथियों का समूह ध्वस्त हो गया था और उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि वज्र से भी कठोर कोई चीज उन पर गिर गई हो। उसके बाद कवि के क्या कहते हैं कि महाराणा प्रताप के प्रहार में इतनी शक्ति थी कि उसकी प्रचंडता को देखकर ऐसा लगता था, ऐसा लग रहा था जैसे धरती फट गई हो और उससे खून की नदियां या फिर खून की धारा बहने लगी हो। जो कोई भी साहस के साथ, अपने पराक्रम के साथ, अपनी बहादुरी के साथ आगे बढ़ता युद्ध करने के लिए तो महाराणा प्रताप उसको अपनी तिरछी दृष्टि से बीच रणभूमि में रोक दिया करते थे। और दूसरी ओर विपक्षी दल का कोई भी सैनिक वीरता के साथ, बहादुरी के साथ आगे बढ़ता तो महाराणा प्रताप ने भाले के प्रकार से ही बीच रणभूमि में सिपाही को रोक दिया करते थे। अर्थात तात्पर्य यह है कि महाराणा प्रताप हर तरीके से मुगलों की सेना पर हावी थे। क्लियर। तो यहाँ पर ये हमारी व्याख्या खत्म होती है। अब देखिए व्याख्या कवि कहता है कि राणा प्रताप शत्रु सेना के हाथी दल पर भारी हमला करता था कि मानो पूर्ण वेग से भाले का वार किया गया हो और उसके वेग से हाथी दल से इस भांति लहू की धारा फूट पड़ी जैसे भूमि भाले की प्रहार से फट पड़ी हो और उससे जल का वेग पूर्ण नद सा फूट पड़ा हो। कवि कहता है कि यदि कोई शत्रु राणा पर वार करने के लिए साहस करके आगे बढ़ता तो वह केवल राणा की तिरछी निगाह के मात्र से ही कहीं वहीं का वहीं रुक जाता था और यदि कोई शत्रु सैनिक हमला भी कर देता तो राणा प्रताप उसे नभ के बीच हवा से अपने भाले से रोक दिया करते थे। तो ये हमारी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है तो लिखा है क्षण उछल गया अरी घोड़े से, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, वैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े से। अब यहाँ पर क्या लिखा है? क्षण उछल गया अरी है दुश्मन, अरे मतलब क्या हो जाएगा? दुश्मन। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो महाराणा प्रताप, जो कवि क्या कहता है कि महाराणा प्रताप से युद्ध करते हुए मुगलों की सेना का एक सिपाही, मतलब मुगलों की ओर का एक सिपाही महाराणा प्रताप के घोड़े पर आकर चढ़ गया। क्या बोलते हैं? क्षण उछल गया अरी घोड़े से, क्षण लड़ा सो गया घोड़े से। कवि का कहना है कि महाराणा प्रताप से युद्ध करते हुए मुगलों का एक सेनापति महाराणा प्रताप के घोड़े पर आकर चढ़ गया। सेकंड लाइन कट कर निकलेगा कि महाराणा प्रताप से युद्ध करते हुए उस सिपाही ने अपनी जान गंवा दी। वैरी दल से लड़ते लड़ते, वैरी मतलब क्या होता है? विपक्षी दल या फिर दुश्मनों से, क्षण खड़ा हो गया घोड़े से और वे अपने विरोधियों से लड़ते हुए अपने युद्ध कौशल का परिचय दे रहे थे। क्या? अपने विरोधियों से लड़ते हुए, वैरी दलों से लड़ते हुए अपने युद्ध कौशल का परिचय दे रहे थे। क्षण में गिरते रुंडों से, रुंडो मतलब क्या होता है? ये सिर, रुंडो मतलब क्या होता है? सिर। और जो महाराणा प्रताप है वो क्षण भर में ही, महाराणा प्रताप क्षण भर में मुगलों की सेनाओं के जो सिपाही थे, मुगलों की जो सेना थी उसके सिर धड़ से अलग कर रहे थे। ठीक, मदमस्त गंजों के सुंडो, सुंड मतलब क्या होता है? हाथी का सूंड, सुंड मतलब क्या होता है? हाथी का सूंड। अब देखिए इन दोनों लाइनों का अर्थ थोड़ा कैसा निकलता है तो देखिए क्या लिखा है? मदमस्त गंजों के सुंडों से, घोड़े की विकल वितुंडों से पट गई भूमि नरमुंडों से। नरमुंडो मतलब क्या होती है? मनुष्य के सिरों की माला। नरमुंडो मतलब मनुष्य के सिरों की माला। तो इसमें उनका कहना क्या है कि मदमस्त गजों के सुंडे से, तो मतलब महाराणा प्रताप की जो सेना थी, ठीक है, उनके बीच युद्ध चल रहा था और मुगलों के सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा था। लेकिन जानवरों में युद्ध होता था तो वो क्या बोलते, कवि क्या कहता है कि मुगलों की हाथियों की सेना, क्या मुगलों के हाथियों की सेना और मेवाड़ के घोड़ों की सेना युद्ध
दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। तो इस युद्ध में जो विपक्षी दल का संहार है, जो विपक्षी दल की पराजय है, वो इस प्रकार हुई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि रणभूमि में मुगलों के हाथियों की सेना के सिर, क्या मुगलों के जो हाथी थे उनकी सेना के जो सूंड थे, मतलब हाथियों के सूंड और मुगलों की सेना के सिर रणभूमि में बिछा दिए गए हों। क्लियर? दोबारा सुनिए कैसे आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का कहना है कि महाराणा प्रताप से युद्ध करते हुए मुगल की सेना का एक सिपाही महाराणा प्रताप के घोड़े पर चढ़ गया था और महाराणा प्रताप से युद्ध करते करते उसने अपनी जान गंवा दी थी। महाराणा प्रताप वैरी दल से, मतलब विपक्षी दल से लड़ते लड़ते, आक्रमण करते करते अपने युद्ध कौशल का परिचय दे रहे थे। महाराणा प्रताप ने अपने विपक्षी दल का जो सेना सिपाही थे उसके सिर धड़ से अलग कर दिए थे। फिर मदमस्त गंजों के सुंडों से, घोड़े की बिकुल बितुंडों से पट गई भूमि नरगुंडों से। और फिर उसको कहते हैं, कवि का कहना है कि मुगल की हाथियों की सेना और मेवाड़ के घोड़ों की सेना के बीच युद्ध चल रहा था। तो उस युद्ध में जो दोनों को युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में ऐसा लग रहा था कि विपक्षी दल का जो संहार है वो इस प्रकार हुआ था जैसे हाथियों का जो सूंड थे कि मुगल के हाथियों के सूंड और मुगल की सेनाओं के सिर रणभूमि में बिछा दिए गए हों। ठीक, तो सुनिए कि दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, मतलब मुगल की जो हाथियों की सेना थी और घोड़े की सेना के बीच युद्ध चल रहा था। तो उसमें विपक्षी दल का संहार इस प्रकार हुआ था जैसे ऐसा लग रहा था वहां पर कि मुगलों के हाथियों के सूंड और सेनाओं के जो सेना थी उनके सिर दोनों के दोनों रणभूमि में बिछा दिए गए हों। तो यहाँ पर ये हमारी इसकी व्याख्या खत्म होती है। देखिए व्याख्या कैसे लिखी, कवि कहता है कि यदि कोई शत्रु राणा प्रताप पर हमला करने के लिए उठा भी तो वहीं कहीं धाराशायी हो गया, अर्थात राणा प्रताप द्वारा उसे घोड़े पर ही ढेर कर दिया गया। राणा प्रताप की पराक्रम का बयान करते हुए कवि कहता है कि वह शत्रु सेना से लड़ते लड़ते कभी भी अपने घोड़े पर खड़ा ही हो जाता। इस प्रकार पर शत्रु के विशाल दलों को वह खदेड़ उन पर हमला करता था। राणा प्रताप के हमले से शत्रुओं के धड़ हाथियों की संडों के समान गिर रहे थे। हाथियों और घोड़ों की भयंकर विकलता युद्ध भूमि रणभूमों से पटी हुई दिखाई पड़ रही थी। मतलब पूरी युद्ध भूमि में जो हाथी की सेना थी मुगलों की, उनके सिर मतलब उनके सूंड और मुगलों की सेना के सिर पूरी रणभूमि में बिछ गए थे। सिर्फ उन्हीं के सर और हाथियों के सूंड दिख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी व्याख्या खत्म होती है। अब बढ़ते हैं लास्ट अपना, और यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सिर्फ इतना ही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हमारा लास्ट है। क्या लिखा, ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। रोष मतलब क्या होता है, गुस्सा। तो इसमें क्या कहते हैं कि भाई महाराणा प्रताप इतने भीषण युद्ध कर रहे थे, मतलब इतने उत्साह पूर्वक युद्ध कर रहे थे, फिर भी उनको संतोष नहीं थे। मतलब इतना युद्ध कर रहे थे, इतना भीषण तरीके से सबको मार रहे थे, लेकिन फिर भी उनको संतोष नहीं था। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। वह क्षण क्षण आगे बढ़ते हुए क्षण क्षण मुगलों की सेना को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर ले रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी वह मुगलों का अभिमान कहाँ। रक्त स्नान मतलब खून से नहाना। अब वो क्या कहते हैं कि वो चारों तरफ मैदान मतलब रणभूमि के मैदान में वो मुगलों का सेनापति जो अकबर का सेनापति था, मतलब मुगलों की सेनापति को ढूंढ रहे थे और बार बार गुस्से से यही कह रहे थे कि जब तक वह मान सिंह के खून से स्नान नहीं कर ले तब तक उनका जो क्रोध है वो कम नहीं होगा और उनको संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि उस मान सिंह पर ही हमारी विजय निश्चित है और जब तक वो विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक उनको संतोष नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मानसिंह के खून से नहाने का मतलब ये है कि जो मानसिंह था वो पहले हिंदुओं की ओर से था, लेकिन थोड़े कुछ समय बाद वो मुगलों से मिल गया था। ठीक है, इसीलिए उन पर उनका ज्यादा गुस्सा, मतलब मानसिंह पर महाराणा प्रताप का ज्यादा गुस्सा है। ठीक है, तो ये व्याख्या कुछ ऐसी है। तो देखिए कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि महाराणा प्रताप इतने उत्साह पूर्वक इतने भीषण युद्ध कर रहे थे, फिर भी उनको संतोष नहीं था। वे क्षण क्षण कि वह रणभूमि के पूरे मैदान में सिर्फ मानसिंह को ही खोज रहे थे जो मुगलों की ओर से सेनापति था, और वे क्रोधित होकर बार बार यही कह रहे थे जब तक वे मानसिंह के खून से स्नान नहीं कर ले तब तक उनका गुस्सा कम नहीं होगा, उनको संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि मानसिंह की मृत्यु पर ही हमारी विजय प्राप्त हो। तब तक मैं इस मानसिंह को मार नहीं देता तब तक
मुझे संतोष नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमारी व्याख्या खत्म होती है। अब देखिए व्याख्या लिखी है कि कवि राणा प्रताप के रण कौशल के बारे में कहता है कि राणा इस तरह बनाए युद्ध करता था कि वह कहीं रुकने का मान नहीं लेता था। वह युद्ध भूमि में जैसे जैसे आगे बढ़ता था वैसे वैसे उसका और भी युद्ध का उत्साह बढ़ जाता था। राणा प्रताप कहता था कि युद्ध भूमि में मान सिंह मुगल सेना का नेतृत्व करने वाला उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, अर्थात युद्ध भूमि में राणा का मुकाबला करना मान सिंह के बस की बात नहीं है। और उसके हाथों में क्या, उसके हाथों में राणा का शरीर रक्त रंजित हो, यह कदापि नहीं हो सकता। राणा यह पूर्ण विश्वास के साथ कहता है कि युद्ध में विजय उसकी ही होगी, यह पूर्ण निश्चित है। उसके जीते जी मुगल सेना अभिमान प्रकट करे, यह कदापि नहीं हो सकता। मतलब उसके जीते जी मुगल सेना को अभिमान गर्व के साथ चलना पड़े, यह कभी नहीं हो सकता। इसलिए वे मान सिंह को मानना चाहते थे। तो यहाँ पर ही हमारी व्याख्या खत्म होती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चैप्टर भाई इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से कीजिएगा, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा श्याम नारायण पांडे जी का हल्दी घाटी चैप्टर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।